हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए इंटर वाले दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 3 का अपन रिवीजन करने वाले हैं, जो आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोग्राम। अपनी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर कौन सा आ गया, 3 है। आईसीआई के मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 2 है, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। देखो भाई, जिसको नहीं पता, ये वाला तो रिवीजन है, आपको लगभग सारे चैप्टर का रिवीजन मिल जाएगा, थोड़ा फास्ट होगा। बट जिनको नहीं पता, अपना ऑडिट का ऑलरेडी फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो फ्री फास्ट ट्रैक बैच की एक अलग प्लेलिस्ट है, उसके बारे में पहले आप जान लेना। उसके अंदर एक फर्स्ट ट्रैक मैंने वीडियो डाली हुई है फ्री फास्ट ट्रैक बैच में क्या है, तो वो आप फ्री फास्ट ट्रैक बैच लेके डिटेल में भी ऑडिट कवर कर सकते हो। ओनली अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स के अंदर पूरी ऑडिट आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन प्लस रट्टाफिकेशन प्लस कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट रटेंगे भी, समझेंगे भी, क्वेश्चन भी, सब कुछ कवर है उसके अंदर। ठीक है, ओनली 48 आवर्स में। अभी भी आपको टाइम शायद है आपके पास, आप कर सकते हो। चलो बाकी अपन फटाफट से रिवीजन शुरू करते हैं। इसके अंदर मेनली अपन डील करेंगे एसे 300 से, दैट इज प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये कौन सी बुक से होने वाला है? इस बुक का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओनली 280 पेजेस के अंदर क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों कवर है। क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी दोनों आपको इसी में कवर मिल जाएंगे। ये देखो, पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में याद करने की जो ट्रिक होगी ना, वो भी इसी के अंदर है। पूरी टेबुलर चार्ट फॉर्मेट के अंदर हाईलाइटेड है, ये ट्रिक है याद करने की, ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, सब कुछ एक साथ। तो ओनली 280 पेजेस में सब कुछ हो गया, बेस्ट बुक है। ठीक है, और इसी से आपको फ्री फास्ट ट्रैक बैच और रिवीजन मिल रहा है। चलो सर, तो सर ऑडिट अपन इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी प्लानिंग और प्रोग्राम, उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। अपन ज्यादा तो अभी मतलब इतना फोकस अभी डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए फ्री फास्ट है, ये मैराथन रिवीजन है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है, फिर ऑडिट प्लानिंग बनती है, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनता है। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या बनती है? ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है एसटीडी डिफाइन करने के लिए। क्या बनने के लिए? एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए ये बनती है। जो अपन ने पहले एक ओवरव्यू बना लिया, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, एसटीडी अपन ने डिसाइड कर लिया ऑडिट स्ट्रेटेजी से। एसटीडी के हिसाब से, उस ऑडिट स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऑडिट का प्लान बनता है। उस ऑडिट के स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऑडिट का डिटेल प्लान बनता है। फैक्टर क्या क्या ध्यान में रखने होते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त? मैंने बताया था आपको, सीईओ राम प्रसाद, सीईओ राम प्रसाद ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाएगा कंपनी की। कौन बनाएगा? सीईओ राम प्रसाद, सीईओ राम प्रसाद, सीईओ राम का आर, प्रसाद का पी, प्रसाद का पी, सीईओ राम प्रसाद ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाएगा। तो सर सी से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट क्या है, वो ध्यान में रखना है। ई से एफर्ट्स, कि टीम के एफर्ट्स किधर किस जगह डायरेक्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखने हैं, कि टीम के एफर्ट्स किस जगह डायरेक्ट करने हैं। ई से एफर्ट्स। ओ से सीईओ, ओ से ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, आपके रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। आर राम प्रसाद, आर से रिसोर्सेज, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज आपको क्या क्या लगेंगे ऑडिट करने के लिए। पी से प्रिलिमिनरी वर्क, प्रिलिमिनरी वर्क का क्या रिजल्ट आया, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनानी है। सीईओ राम प्रसाद हो गया। सी से कैरेक्टरिस्टिक, साथ साथ बोलो भाई, याद नहीं होगा। सी से कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ई से एफर्ट हो गया, टीम्स के एफर्ट हो गए, ओ से ऑब्जेक्टिव हो गया और रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया। राम प्रसाद, आर से रिसोर्सेज हो गया, एनटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया। फिर उसके बाद राम प्रसाद, पी से प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हो गई, प्रिलिमिनरी वर्क हो गया। ठीक है, अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है एंगेजमेंट का, उसके लिए क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसका है भाई साहब, आपको एंटिटी का एक टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल कि मेरी ऑडिट कब कब मैं कंप्लीट करूंगा, किस किस टाइम पे, और किस किस टाइम पे मैं मैनेजमेंट को रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्टिंग मतलब कि ये और इंटरिम में रिपोर्टिंग करनी है, या ऑडिट पूरी खत्म हो जाए उसके बाद एंड में रिपोर्टिंग करनी है। मैनेजमेंट के साथ टाइमली मीटिंग अरेंज कर लेना, कि आप भाई टाइमली कब कब मैनेजमेंट में मीटिंग अरेंज करनी है। इवन मैनेजमेंट के साथ मीटिंग अरेंज करके ये भी डिसाइड कर लो कि कब कब रिपोर्टिंग करनी है। टाइम टेबल बना लेना रिपोर्टिंग का, कि इंटरिम पे करनी है, फाइनल पे करना है। मीटिंग कर लेना मैनेजमेंट का, कि ऑडिट का वर्क हमारा कितना खत्म हो गया, क्या हो गया, उनको हम किस टाइप की रिपोर्ट और किस टाइम पे रिपोर्ट इशू करेंगे, रिटर्न में रिपोर्ट देंगे, ओरल में रिपोर्ट देंगे, ये सब मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेना भाई आपका। तो भाई इसको याद कैसे करना है सर हमको? टाइम टेबल के हिसाब से वर्क करो और उसको रिपोर्ट इशू कर दो। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था उस हिसाब से काम करो, वर्क करो, रिपोर्ट को इशू कर दो। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था उस हिसाब से काम करो और वो रिपोर्ट इशू कर दो। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था उस हिसाब से काम करो और वो रिपोर्ट इशू कर दो। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था उस हिसाब से काम करो और वो रिपोर्ट इशू कर दो। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था उस हिसाब से काम करो और वो रिपोर्ट इशू कर दो। ये आपको इससे याद कर लेना है। ठीक है, और साथ में अच्छा 2 पॉइंट और भी है। टाइम टेबल के हिसाब से वर्क करो, रिपोर्ट करो, टाइम टेबल के हिसाब से काम करो, रिपोर्ट इशू कर दो। बातें बिल्कुल मत करो, मतलब काम करते हो बातें बिल्कुल मत करो। बातें करना मतलब कम्युनिकेशन, वही कम्युनिकेशन।
डिस्कस द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, कि मैनेजमेंट को कब अपन को कम्युनिकेट करना है, हमारी ऑडिट कितनी हो गई, क्या क्या काम कर लिया, कितना नहीं करा, वो कब कब कम्युनिकेट करना है वो मैनेजमेंट से। एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन क्या होगी वो डिसाइड कर लो। साथ में नेचर टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम मेंबर, कम्युनिकेशन एक तो मैनेजमेंट के साथ भी करनी है और जो बहुत सारे टीम के मेंबर है उनके साथ भी आपस में कम्युनिकेशन करनी है। तो बातें मत करो, बातें मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 2 पॉइंट हो गए। टाइम टेबल के हिसाब से वर्क करो और रिपोर्ट इशू करो, टाइम टेबल के हिसाब से वर्क करो और रिपोर्ट इशू कर दो, एक्सपेक्टेड टाइम एंड टाइम रिपोर्ट। बातें बिल्कुल मत करो। एक तो कम्युनिकेशन किसके साथ है, मैनेजमेंट के साथ, एक कम्युनिकेशन किसके साथ है, एंगेजमेंट टीम के साथ। ये हो गया सर। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट कैसे डिसाइड होता है, वो एक एंटिटी के ऊपर कौन से लो रेगुलेशन लगे हुए, एंटिटी के ऊपर कौन सा एफआरएफ लगा हुआ है, ये देखो एंटिटी के ऊपर कौन से लो रेगुलेशन स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, कौन सा एफआरएफ लगा हुआ है, कंपनी किस नेचर के बिजनेस में काम करती है, उस हिसाब से उसका एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक अपन डिफाइन करेंगे, किस बिजनेस में काम करती है। पिछले साल की ऑडिट में अपन को क्या क्या एविडेंस मिले थे, पिछले साल की ऑडिट में अपन को क्या क्या एविडेंस मिले थे, ठीक है ना। सो भाई साहब इसको याद कैसे करना है वापस से ये भी बता दो। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट के लिए कैरेक्टर वर्ड ध्यान रखो, कैरेक्टर। अरे भाई तेरा कैरेक्टर तो हमने पहले ही देख लिया था, तेरा कैरेक्टर तो हमने पहले ही देख लिया था, तेरा कैरेक्टर, तेरा नेचर और कैरेक्टर तो हमने पहले ही देख लिया था, पहले ही तेरा नेचर देख लिया था और रिपोर्ट भी कर दिया था। तेरा नेचर जो है ना, कैरेक्टर की बात आ रही कैरेक्टर की, तो भाई तेरा कैरेक्टर नेचर तो हमने पहले ही देख लिया था और रिपोर्ट भी कर दिया था, मतलब किसी को बता भी दिया था। हमने तेरा कैरेक्टर नेचर तो पहले ही देख लिया था और रिपोर्ट भी कर दिया था, पहले ही नेचर देख लिया था और रिपोर्ट भी कर दिया था। 3 पॉइंट ये हो गए। और कंपनी पे कौन सा एफआरएफ लग रहा है, इंडेस लग रहा है, आईएफआरएस लग रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है, उस हिसाब से ऑडिट करनी पड़ेगी, तो वो तो दिमाग में आ ही जाएगा। तो भाई साहब पहले मतलब प्रीवियस, पहले ही प्रीवियस मतलब पहले ही तेरा नेचर देख लिया था, तेरा नेचर देख लिया था, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट, और उसको रिपोर्ट भी कर लिया था। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या लगती है एंटिटी पे, ये याद हो जाएगा आपका, ठीक है ना। पहले ही तेरा नेचर देख लिया, रिपोर्ट भी कर दिया था। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट में क्या था, टाइम टेबल के हिसाब से वर्क करो, रिपोर्ट इशू करो, बातें मत करो। टाइम टेबल के हिसाब से वर्क करो, रिपोर्ट इशू करो, बातें मत करो। इसके अंदर पहले ही तेरा नेचर देख लिया था और रिपोर्ट भी कर दिया था। अब डायरेक्ट एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने में क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे कि किस जगह ज्यादा ध्यान देना है, एंगेजमेंट टीम वालों को ज्यादा अपने टीम के एफर्ट्स लगाने हैं। उसमें क्या क्या, कुछ नहीं, जितने भी एंटिटी पे लो रेगुलेशन, इंडस्ट्री रिलेटेड, डायरेक्ट एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स में कि वो इंडस्ट्री पे जो भी इंडस्ट्री के रेगुलेशन लगते हैं, लो रेगुलेशन, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, एफआरएफ, उन सब में कोई भी चेंज, इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लो एफआरएफ लगता है, कौन कौन सा लो रेगुलेशन लगता है, लीगल एनवायरनमेंट लगता है, इंडस्ट्री पे क्या इंटरनल कंट्रोल है, उन सब में चेंज। तो वो इंडस्ट्री पे कौन से लो रेगुलेशन लगते हैं, कौन सा एफआरएफ लगता है और इंटरनल कंट्रोल लगता है, क्या देखना है बस, इंडस्ट्री पे कौन सा एफआरएफ लगता है, लो रेगुलेशन लगता है और इंटरनल कंट्रोल लगता है, बस इंडस्ट्री पे कौन सी लो रेगुलेशन, एफआरएफ और इंटरनल कंट्रोल लगता है, उन सब में चेंज। तो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री में कोई भी डेवलपमेंट, इंडस्ट्री में कोई भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उधर ज्यादा ध्यान देना है। एफआरएफ के अंदर कोई चेंज आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंजेस आ गए, उस पर ध्यान देना है एंगेजमेंट टीम को। साथ में लीगल एनवायरनमेंट, एंटिटी का कोई भी लीगल एनवायरनमेंट, लो रेगुलेशन चेंज हो गया जिसमें एंटिटी ऑपरेट कर रही है, उस पर ध्यान देना है। साथ में इंटरनल कंट्रोल पे ध्यान रखना है कि अपने इतने सारे ट्रांजैक्शन जो होने वाले, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, तो क्या ऑडिटर रिलाई कर सकता है कि इंटरनल कंट्रोल पे, ठीक है। बाकी 3 तो सेम हो गए, इंडस्ट्री पे डेवलपमेंट, एफआरएफ में डेवलपमेंट, लो रेगुलेशन डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एफआरएफ लो रेगुलेशन, 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 इनमें डेवलपमेंट। और बाकी इंटरनल कंट्रोल में कुछ भी आपको रिलाई कर सकते हो क्या। अब सर इसके अंदर अपन को फिर उसके बाद आ गया कि बेनिफिट क्या होते हैं ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाने के। इसके भाई बेनिफिट बहुत अच्छे बेनिफिट ये होते हैं कि अपन को पता पड़ जाता है सब कुछ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंपनी के रिसोर्स, जो ऑडिट फर्म है उसके रिसोर्सेज होंगे, कंपनी का स्टाफ जनरली उसके रिसोर्सेज होते हैं। तो उसे पता पड़ जाता है कौन से क्वालिटी वाले स्टाफ को एम्प्लॉय करना है, मतलब जॉब पे रखना है। ऑडिट फर्म को पता पड़ जाता है कौन से क्वालिटी वाले स्टाफ को एम्प्लॉय रखना है और कितने क्वांटिटी के स्टाफ को, कितने सारे स्टाफ को पर्टिकुलर रिलायंस की या किसी भी ऑडिट पे लगाना है, कितने, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, क्वालिटी भी देखनी है, क्वांटिटी भी, मतलब रिसोर्सेज की क्वालिटी, कितनी क्वालिटी वाले स्टाफ को रखना है, कितने क्वांटिटी वालों को उधर डालना है,
किस टाइमिंग पे डालना है, कितनी क्वांटिटी वाले को डालना है और किस टाइमिंग पे डालना है। तो अपन ने उनको एम्प्लॉय करा, सबसे पहले क्या करा, उनको जॉब दी, फिर रिलायंस के ऑडिट असाइनमेंट पे लगाया, उनको क्वांटिटेटिव इतनी कि 5 जने इस एरिया पे चाहिए, 10 जने इस एरिया पे चाहिए, 8 जने इस एरिया पे, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंबर लगाओ। तो वही पहले तो अपन ने एम्प्लॉय को रखा, उनको जॉब पे रखा है अपन ने, पहले तो उसको जॉब पे रखा अपन ने। अब क्वालिटी वाले एम्प्लॉय को जॉब पे रखने के बाद अपन ने उनको अलोकेट करा, उसको अपन ने उनको अलोकेट करा, और अलोकेट करने के बाद अपन को ये भी देखना किस टाइमिंग पे उनको डिप्लॉय करना है, मतलब किस टाइमिंग पे अलोकेट करना है, ये भी देखना पड़ेगा कि उनको इंट्रीम स्टेज पे भेजना है, फाइनल स्टेज पे भेजना है ऑडिट की। फिर सब कुछ को मैनेज करना, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो वही सर, एक तो रिसोर्सेज के रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, रिसोर्सेज को कितनी क्वालिटी वाले रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना है, जॉब देनी है, फिर उन क्वालिटी वाले रिसोर्सेज को कितनी क्वांटिटी को कहां पे अलोकेट करना है, और किस टाइमिंग पे अलोकेट करना है, मतलब डिप्लॉय करना है, और फाइनली इन सबको मैनेज करो, तो कितनी क्वालिटी वाले रिसोर्सेज को अपन को एम्प्लॉय करना है, कितनी क्वांटिटी वाले रिसोर्सेज को अलोकेट करना है, किस टाइमिंग पे डिप्लॉय करना है, उन सबको फाइनली मैनेज करना, मैनेज मतलब डायरेक्ट सुपरवाइजर करना। चलो ये भी हो गया अपना ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनने के बाद ऑडिट प्लान बनता है। ऑडिट प्लान डिटेल में बनता है, ये क्या होता है, रोड मैप ऑफ ऑडिट, ये डिटेल में बनता है। ऑडिट स्ट्रेटेजी, और ये पे चलो नीचे आ जाएगा, ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनती है, फिर बाद में ऑडिट प्लान बनता है, तो दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी, प्लान ज्यादा डिटेल में बनता है, हमेशा प्लान ज्यादा डिटेल में बनता है, ठीक है ना। इट्स ए रोड मैप ऑफ ऑडिट फॉर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, की ऑडिट जो भी अपना इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और टाइमली मैनर में हो जाए। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिस्क्रीट प्रोसेस नहीं है। एक बार प्लानिंग खत्म हुई, दूसरी प्लानिंग शुरू होगी, एक एरिया की खत्म हुई, दूसरे एरिया की कंप्लीट होगी शुरू, एक ऑडिट की खत्म हुई, दूसरी ऑडिट की शुरू होगी। ये प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिस्क्रीट फेज नहीं है। जैसे इसके अंदर अपन को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक दी थी कि कंटिन्यूअसली प्लानिंग कौन करता रहता है, कुछ काम दाम नहीं करता, केवल प्लानिंग ही करता रहता है, कुछ काम नहीं करता, केवल प्लानिंग करता था। कौन? मेल नाम का जो जीवित प्राणी है ना, केवल प्लानिंग करता रहेगा, कुछ काम दाम नहीं करेगा, प्लानिंग ही करता रहेगा। MELE मेल ओ मेल ओ मेल ओ मेल ओ मेल ओ MELE मेल ओ MELE मेल ओ MELE मेल ओ MELEL मेल ओ MELE मेल ओ MELE मेल ओ MELE मेल ओ, ठीक है। मटेरियलिटी एनालिटिकल प्रोसेसर, लीगल रिक्वायरमेंट, ए से एक्सपर्ट, ओ से अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर, एम से मेलो, एम से मटेरियलिटी, ए से एनालिटिकल प्रोसेसर, एल से लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ई से एक्सपर्ट चाहिए नहीं चाहिए, टाइमली देखते रहो, कंटिन्यूअसली देखते रहो, ई से एक्सपर्ट, ओ से अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर, ठीक है ना सर। चलो ये हो गया मेल ओ अपना। फिर उसके बाद वही कि आपको जब भी प्लानिंग बनानी है तो पूरे के पूरे एंगेजमेंट के जितने भी की मेंबर है, अच्छे बड़े मेंबर, उनको आपको इन्वॉल्व कर लेना ताकि उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। डिस्कस विद एंटिटी मैनेजमेंट, एंटिटी के मैनेजमेंट, आपने जब भी ऑडिट का प्लान बनाया ना, वो आप एंटिटी के मैनेजमेंट का डिस्कस कर सकते हो, पर डिस्कस करते हो ध्यान रखना कि आप जो उससे डिस्कस कर रहे हो तो कोई ऐसी चीज ना बता दो, उनको कोई ऐसी चीज ना बता दो कि आपकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ऐसा कुछ भी मत उस बता देना। डिस्कस कर सकते हो पर ऐसा मत बता देना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडिट की स्ट्रेटेजी और ऑडिट का प्लान बनाए, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई सामने वाली एंटिटी आपको ऑडिट की स्ट्रेटेजी और प्लान बना के दे रही है, ऐसा नहीं चलेगा। अब ये यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि ऑडिट की स्ट्रेटेजी ना फाइनेंस हेड ऑफ कंपनी ने बनाई, पागल है क्या, फाइनेंस हेड तो ना बनाएगा, अपन बनाएंगे, वो तो अपने ऑडिट की टीम बनाएगी, फिर फाइनल उसके डिस्कस कर सकते हैं, पर डिस्कस करते हुए ध्यान रखना है कि ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है और एलिमेंट ऑफ प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग का फर्स्ट होता है प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी की, जो स्टार्टिंग में अपन ने ए 220 और SQC 1 में नहीं आई थी प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज, वो वाली इंगेजमेंट एक्टिविटीज वो सबसे पहले अपन को करनी है। उसमें अपन ने क्या देखा था, सामने वाला और अपन, और यहाँ पे एक और देख लेना पुराने वाला, वहां पे देखा था अपन ने सामने वाले की इंटीग्रिटी देखी थी, अपना कंपिटेंसी और एथिकल रिक्वायरमेंट, सामने वाला इंटीग्रिटी है, सामने वाले की इंटीग्रिटी है, अपना और अपन खुद की, सामने वाला जो क्लाइंट है वो बिल्कुल अच्छा एक नंबर का इंटीग्रिटी है, और अपनी देखी थी अपन कितने कंपिटेंट है और अपन में एथिकल रिक्वायरमेंट है या नहीं, अपन कितने कंपिटेंट है और अपन में एथिकल रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो सामने वाला और अपन ने दो चीजें देखी थी। यहाँ पे एक और देखेंगे पुराने वाला, सामने वाला अपन और पुराने वाला,
सामने वाला अपन और पुराने वाला, सामने वाला अपन और पुराने वाला, सामने वाला अपन और पुराने वाला, सामने वाला अपन और पुराने वाला, सामने वाला मतलब जो क्लाइंट है, क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसी है, क्लाइंट अच्छा है या नहीं है, क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसी है। फर्स्ट अपन ये देखेंगे जब अपन को एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी, कंटिन्यू करनी है नहीं करनी ऑडिट, उस वक्त देखेंगे कि सामने वाले की इंटीग्रिटी कैसी है, साथ में अपन में भी औकात है क्या उसकी ऑडिट करने की, अपनी कंपिटेंसी, अपनी कंपिटेंसी, अपनी कंपिटेंसी। सामने वाला अपन और पुराने वाला, पुराने वाला, पुराने वाला मतलब प्री डिसीजर ऑडिटर से कम्युनिकेट करेंगे और प्रीवियस ऑडिट के अंदर कोई ऐसा मैटर आया था क्या, कोई ऐसा मैटर आया था क्या जिससे अपन सोचे कि इस बार ऑडिट ले ना ले, ना ले या ना ले। तो सामने वाला अपन और पुराने वाला, सामने वाले की इंटीग्रिटी, अपनी कंपिटेंसी, और पुराने वाला प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट भी करना और प्रीवियस ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी देखना है। साथ में अपन को एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस भी देखना है। वो तो हो ही गया था ना, सामने वाला अपन और पुराने वाला, सामने वाला अपन और पुराने वाला, सामने वाले की इंटीग्रिटी, अपना कंपिटेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट दोनों देखना होता है। ये कंपिटेंस हो गया, ये एथिकल रिक्वायरमेंट हो गया, दोनों हो गया। और एक पुराने वाले का भी हो गया प्रीडिसेसर ऑडिट, प्रीवियस ऑडिट वाला पार्ट। इंडिपेंडेंस के अंदर आपको जनरली क्या देखना होता है, बहुत बेसिक चीजें, उनको समझाना होता है अपने क्लाइंट, अपने जो टीम मेंबर की इंडिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो सारी इंफॉर्मेशन लेके पहले इकट्ठा करो, सारी इंफॉर्मेशन लेके पहले इकट्ठा करो, उन सबको दो, सारी इंफॉर्मेशन लो कि किसके चाचा मामा सामने वाली कंपनी में काम तो नहीं करते, आपने किसके शेयर वगैरह तो नहीं लेके, तो सारी इंफॉर्मेशन उनसे लो, सारी इंफॉर्मेशन उनसे लो, आपके जितना भी टीम मेंबर स्टाफ है सारी इंफॉर्मेशन उनसे लो। इंफॉर्मेशन सबसे लेने के बाद कि तुम्हारे मामा किस कंपनी में काम करते, क्या करते, तुमने किसके शेयर ले रखे, फलाने, सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद इवेल्युएट करो कि क्या इनका किसी का कहीं पे ब्रीच है क्या, सारी इंफॉर्मेशन लो, फिर इवेल्युएट करो कि कहीं पे इंडिपेंडेंस का थ्रेट ब्रीच है क्या, कहीं पे इंडिपेंडेंस का थ्रेट ब्रीच है क्या, है तो फिर एक्शन लो, है तो फिर एक्शन लो, उनसे इंफॉर्मेशन लो, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो कहीं पे ब्रीच है क्या, और अगर है तो फिर एक्शन लो, फिर एक्शन लो। प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर दोनों आते हैं, एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जो अपन ने कैरेक्टर पढ़े थे कि ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हो, सीईओ राम प्रसाद करेगा वो, और एक डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान अभी नीचे आ जाएगा, ये रहा फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, रैप फैप ओएप, 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 रैप फैप OAP, rap fap OAP, NTE of risk assessment procedure, NTE of further audit procedure and other planned audit procedure, NTE of rap risk assessment procedure, NTE of further audit procedure and other planned audit procedure, rap fap OAP. So other audit procedure, F से further audit procedure, R से रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रैप फैप ओएपी हो गया, ठीक है ना, ये हो गया अपना। रिलेशनशिप क्या होता है ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटेजी में, रिलेशनशिप क्या होता है कि ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी में, ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है वो पहले बनती है, ऑडिट प्लान बाद में बनता है, ऑडिट स्ट्रेटेजी को देखे देख बनता है, क्योंकि ऑडिट प्लान बाद में बनता है तो ज्यादा डिटेल होता है। डिटेल क्या होता है उसमें, एनटी ऑफ रैप फैप ओएप होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए वो डिटेल में होता है, वो डिटेल में होता है, ठीक है ना। तो पहले ये बनता है फिर बाद में ये बनता है, तो ये ज्यादा डिटेल में होता है, डिटेल में होता है। किसी एक में भी चेंज हुआ तो दोनों चेंज करने पड़ेंगे, किसी एक में भी चेंज हुआ तो दोनों चेंज करने पड़ेंगे। तो वो ये स्ट्रेटेजी जो क्या होती है पहले वो बता दो, एसटीडी स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, फिर उसके बाद उस हिसाब से ऑडिट प्लान बनता है, ठीक है ना। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनती है बिफोर द ऑडिट प्लान, ठीक है। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जब बन जाती है उसके बाद ऑडिट प्लान बनता है। सेम पॉइंट है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनती है, फिर बोला ऑडिट प्लान बाद में बनता है, ऑडिट प्लान बाद में बनता है, क्योंकि बाद में बनता है ऑडिट प्लान तो ज्यादा डिटेल में होता है, ज्यादा डिटेल के अंदर होता है, ठीक है। दोनों इंटर रिलेटेड, एक में चेंज हुआ तो दूसरे में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। बेस्ट रिवीजन मिल रहा है आपको, पूरा का पूरा 100% कवरेज लेंगे अपन यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, और साथ में फ्री फास्ट चेक मिल ही रहा है। और पत्थर दिल लोगों इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई क्या होगा तुम लोगों का, देश का इतने पत्थर दिल लोग पैदा हो गए, हाँ कल ही हो गए मान सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। और बाकी तुमको अगर ये फ्री में, वैसे मैं बहुत से नोट्स दे देता हूँ तुमको, फ्री में नोट्स ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना, तुमको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे बहुत से। चलो बेनिफिट क्या होता है ऑडिट प्लानिंग बनाने का, बेनिफिट कुछ नहीं होता भाई, एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करेगा, 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 एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करेगा। तो एंगेजमेंट टीम रिलेटेड 3 पॉइंट होंगे, एंगेजमेंट टीम रिलेटेड 3 पॉइंट होंगे, क्या होंगे, एंगेजमेंट टीम रिलेटेड 3 पॉइंट होंगे। इंगेजमेंट टीम मेंबर को सेलेक्ट करना, डायरेक्ट सुपरवाइज करना और कोऑर्डिनेट करना, कि इंगेजमेंट टीम को पहले तो सेलेक्ट, चलो ये बाद में करते हैं। इंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करता है। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट से 2 चीज की, इंपॉर्टेंट अपन ने प्लानिंग अगर अच्छे से कर ली ना तो अपन को पता रहेगा किस इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस देना है, किस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना है। तो पोटेंशियल प्रॉब्लम कौन सी है उनको पहले सॉल्व करना है, और किस इंपॉर्टेंट एरिया पे, मतलब इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट किसके हो गए, इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस देना है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस देना है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये
इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, इंपॉर्टेंट एरिया होगा। तो कि एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे, इंपॉर्टेंट से 2 पॉइंट हो गए, मैनेज करता है, एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करता है, एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करता है। मैनेज करना मतलब प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट होगी, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट होगी। तो एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करता है। अब एंगेजमेंट टीम रिलेटेड 3 पॉइंट कि एंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट करना, एंगेजमेंट को मैंने सेलेक्ट करा कि ये मुझे मेरी टीम में चाहिए बंदे, उनको सेलेक्ट करा, फिर उनको काम करते वक्त डायरेक्ट सुपरवाइज करा। पहले मैंने सेलेक्ट करा, फिर वो जो काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट सुपरवाइज करा, पहले वो उनको सेलेक्ट करा, फिर वो जो काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट सुपरवाइज करा, डायरेक्शन सुपरविजन उनको दी मैंने, ठीक है ना। तो एंगेजमेंट टीम को पहले मैंने सेलेक्ट करा, फिर उनको डायरेक्ट सुपरवाइज करा, एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट सेलेक्ट करा, डायरेक्ट सुपरवाइज करा, फिर उसके बाद उन सबको कोऑर्डिनेट कर लिया, उन सबको कोऑर्डिनेट करना। तो एंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट करना, डायरेक्ट सुपरवाइज करना, फिर उन सबको फाइनली कोऑर्डिनेट करना, सेलेक्ट करना, डायरेक्ट सुपरवाइज करना और कोऑर्डिनेट करना। तो ये तीनों पॉइंट होगा एंगेजमेंट टीम रिलेटेड। एंगेजमेंट टीम को इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करता है, एंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट करना, डायरेक्ट सुपरवाइज करना और फिर कोऑर्डिनेट करना, इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करता है, इंपॉर्टेंट तौर पे मैनेज करता है। ये भी पॉइंट हो गया आपने। चेंजेस इन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी। चेंजेस क्या होंगे आपको ना, वो होता है ना कि ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी एक तरह स्टैटिक नहीं रहते, उनको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है, कभी भी स्टैटिक नहीं रहते ना ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी। तो मतलब ऑडिट प्लान स्ट्रेटेजी जैसे जैसे कोई नई कंडीशन सामने आती है चेंज करना पड़ता है। तो कोई भी न्यू कंडीशन इवेंट अगर हुआ, कोई भी न्यू कंडीशन और इवेंट अगर हुआ तो उसको अपन को उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी। कोई भी न्यू कंडीशन और इवेंट हुआ, कोई भी न्यू कंडीशन या फिर इवेंट हुआ, मतलब चेंज इन कंडीशन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई भी न्यू कंडीशन और इवेंट हुआ एक तरीके से, तो वो कंडीशन और इवेंट के हिसाब से अपन को चेंज करना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा एविडेंस मिला अपन को जिससे लग रहा है कि ना भाई पहले अपन ने कुछ गलत सोच लिया था, अभी तो और कुछ करना पड़ेगा, अभी अपन को प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। कोई ऐसा एविडेंस मिल गया तो अनएक्सपेक्टेड कभी कोई भी आपको या तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया या इवेंट हो गया, कोई भी चेंज इन सर्कमस्टेंसेस या इवेंट हो गया, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस या इवेंट हो गया, चेंज सर्कमस्टेंसेस या इवेंट हो गया, या फिर कोई ऐसा एविडेंस मिल गया, फिर कोई ऐसा एविडेंस मिल गया, तो CEE कर सकते हो आप इसको, कंडीशन इवेंट और एविडेंस, कंडीशन इवेंट और एविडेंस, आप इसको ऐसा कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको एंटी ऑफ रैप फैप बदलने पड़ेंगे। आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है आपको, जो भी अपन ने डिस्कस करा, ऑडिट की स्ट्रेटेजी, ऑडिट का प्लानिंग और जो भी चेंजेस है, ऑडिट की स्ट्रेटेजी, ऑडिट का प्लानिंग और जो भी चेंजेस है। तो ऑडिट की स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और सिग्निफिकेंट चेंजेस, की डिसीजन जो भी आपने लिया ऑडिट की स्ट्रेटेजी फ्रेम करते वक्त, तो ऑडिट की स्ट्रेटेजी, फिर ऑडिट का प्लान क्या होता है, एंटी ऑफ रैप एंड फैप, तो ऑडिट का प्लान आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एंटी ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप एंड फैप, रैक मतलब रिस्क एस्टिमेट प्रोसीजर, फैप मतलब फर्दर प्रोसीजर। वो फिर उनमें जो भी चेंजेस करे आपने, जो भी चेंज करे ऑडिट प्लान में, तो वो जो चेंज होने के बाद नए वाले एंटी ऑफ रैप फैप है वो भी आप इधर डाल देना, ठीक है। डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू करना पड़ेगा। कोई भी एंगेजमेंट टीम आपकी काम कर रही है अंडर, बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल वगैरह काम कर रहे हैं, आर्टिकल असिस्टेंट वगैरह, उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कैसे ऑडिट करनी है, सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनको रिव्यू करना पड़ेगा उनके काम को। तो वो ये उनको क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब उनको आपको डायरेक्शन सुपरवाइजर रिव्यू देना है। तो भाई इतनी बड़ी और रिस्की ऑडिट को DSR करने की क्या कैपेबिलिटी है मुझ में, इतनी बड़ी और इतनी रिस्की ऑडिट को क्या मैं DSR मतलब डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू, क्या इतनी बड़ी और रिस्की ऑडिट को DSR करने की क्या मुझ में कैपेबिलिटी है, मैं कर पाऊंगा इतनी बड़ी ऑडिट की, इतनी बड़ी और इतनी रिस्की ऑडिट, इतनी बड़ी और इतनी रिस्की ऑडिट को क्या मैं DSR कर पाऊंगा, क्या मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, क्या इतनी बड़ी और रिस्की ऑडिट मतलब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी बड़ी साइज कॉम्प्लेक्सिटी एंड एरिया में इतनी बड़ी और रिस्की ऑडिट, इतनी बड़ी और रिस्की ऑडिट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक में इतनी बड़ी और रिस्की ऑडिट को क्या मैं DSR कर पाऊंगा, इतनी कैपेबिलिटी है क्या मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है क्या, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, याद करने के लिए बोल रहा हूं, मतलब थोड़ा बहुत अलग हो सकता है पर अभी रिवीजन है, अभी तो इसमें चलते हैं और डिटेल में देखना मैंने बता ही दिया, वो फ्री फास्ट लैंग्वेज वाला सिस्टम एक बार देख लेना वो वाला। ठीक है, तो भाई क्या इतनी बड़ी और रिस्की ऑडिट को क्या DSR करने की मुझ में कैपेबिलिटी है, बड़ी और रिस्की ऑडिट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या, ऑडिट का एरिया क्या है, कितनी बड़ी और रिस्की, रिस्क मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है उसके अंदर, कैपेबिलिटी कितनी है अपने टीम मेंबर की। ठीक है, इतनी बड़ी और रिस्की ऑडिट को क्या DSR करने की मुझ में कैपेबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है। ऑडिट प्रोग्राम, अब ऑडिट प्रोग्राम के अंदर अपन हर एक स्पेसिफिक प्रोसेस लिखेंगे कि इस एरिया को कैसे प्रोसेस चेक करते हैं, इस एरिया को कैसे चेक करते हैं, इस एरिया को कैसे चेक करते हैं, वो पूरा सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस उसके अंदर होता है। ये बंदा हमारी टीम का ये काम करेगा, ये बंदा ये टीम का ये काम करेगा, इस टाइमिंग पे करेगा, एग्जैक्ट सब कुछ एक एक प्रोसेसर लिख देते हैं उसके अंदर, एग्जैक्ट सब कुछ एक एक प्रोसेसर में लिख देते हैं उसके अंदर। तो हर एक बिजनेस के लिए अलग सेपरेट प्रोग्राम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने रिलायंस की ऑडिट के लिए जो प्रोग्राम बनाया था वही अडानी की ऑडिट में लगा दिया, अडानी की ऑडिट का सेम ओला में लगा दिया, ओला की ऑडिट का सेम आपने जोमेटो में लगा दिया, ऐसा नहीं। हर एक ऑडिट का अलग अलग प्रोग्राम होगा क्योंकि सबका
अपना अपना बिजनेस होता है, सबका अपना अपना इंटरनल कंट्रोल होता है, सबका अपना अपना मैनेजमेंट लो रेगुलेशंस होते हैं, तो सबके लिए अलग बनेगा। नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ बिजनेस के हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बदलेगा। इंटरनल कंट्रोल कैसे कंपनी में, उस हिसाब से भी ऑडिट प्रोग्राम बदलेगा। हर एक सेम ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस पे नहीं लगा सकती है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। असिस्टेंट को हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, असिस्टेंट को हमेशा ओपन माइंडेड होना। माना अपन ने उसको ऑडिट का एक प्रोग्राम दे दिया, ऑडिट प्रोग्राम अपन ने बना के दे दिया कि आपको ऑडिट में ये चीज चेक करनी है, ये करनी है, आपने उसको बना के दे दिया, उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है, माना उसको फॉलो करना है, पर उसको हमेशा ओपन माइंडेड रहना है। वो ऐसा ना बोले कभी भी कि आपके ऑडिट प्रोग्राम में ये नहीं लिखा था तो मैं ये नहीं करूंगा। नहीं भाई, तू अपना दिमाग लगा, कॉमन सेंस लगा। अगर तुझे रिक्वायरमेंट लग रही है ये वाला ऑडिट प्रोसीजर लगाने की उस वक्त, तो लगा ना भाई, तो लगा क्यों नहीं रहा है? तो उसको ओपन माइंडेड रहना चाहिए हमेशा। माना कि स्टार्टिंग करते वक्त अपन उसको डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस और इंटरनल कंट्रोल अपन उसको एक प्रोग्राम बना के देते हैं, माना अपन ने, पर उस प्रोग्राम को टाइमली उसको अल्टर कर सकता है, वो अल्टर कर सकता है। उसको हमेशा ओपन माइंड रहना है कि माना प्रोग्राम में ये लिखा है पर अभी कंडीशन कुछ और है, अभी कंडीशन कुछ और है, तो उस हिसाब से अपना दिमाग लगा, थोड़ी बहुत चीजें लगा, मतलब तू खुद के दिमाग से काम कर। साथ में कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर उसको मिला तो उसको टाइमली सीनियर्स को बता देना चाहिए, सीनियर्स को बता देना चाहिए। पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम का। वो है कि टाइम टू टाइम बिजनेस बदलता रहता है, कोई नई नई चीजें अपन को पता पड़ती रहती है बिजनेस के बारे में, तो एक ऑडिट प्रोग्राम जो स्टार्टिंग में बनाया था वो अपन यहां पर यूज नहीं कर सकते, उसको बदलना पड़ेगा, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा अपन को। तो इसलिए अपन को उसको टाइम टाइम रिव्यू करना चाहिए। तो इसको याद करने के मैंने 3 पॉइंट बनाए। क्यों रिव्यू करना है? ताकि रिजिड ना हो। क्यों रिव्यू करना है ऑडिट प्रोग्राम को? ताकि रिजिड ना हो, कि अपना बंदा है ना वो रिजिड हो गया कि नहीं अब तो यही काम करूंगा, ऑडिट प्रोग्राम में यही लिखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ चेक नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों रिव्यू करना है? ताकि वो बंदा रिजिड ना हो। ठीक है, क्या रिव्यू करना है, क्या क्या रिव्यू करना है? क्यों रिव्यू करना है मतलब वाई टू रिव्यू, ताकि रिजिड ना हो, ताकि रिजिड ना हो। चलो ठीक है, क्यों रिव्यू करना है इसका जवाब मिल गया, ताकि रिजिड ना हो। ठीक है, फिर क्या क्या रिव्यू करना है? रिव्यू करना है अपन को क्लाइंट का ऑपरेशन, कि क्लाइंट का धंधा क्या है और क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल क्या है, क्या उनमें कुछ चेंजेस आए, क्या उनमें कुछ चेंजेस आए। क्यों रिव्यू करना है, वाई टू रिव्यू, क्यों रिव्यू करना है? टू असेस वेदर द सेम कंटिन्यू, कि जो अपन ने जो पहले नॉलेज और एविडेंस लिया था एंटिटी के बारे में, क्या वो का वही है या फिर कोई भी बिजनेस कंपनी का चेंज हुआ है, कोई भी बिजनेस चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। और क्यों रिव्यू करना है मतलब वाई टू रिव्यू, और क्यों रिव्यू करना है उसका जवाब मिल गया ताकि रिजिड ना हो। तो वही हो गया कि भाई साहब हर असिस्टेंट को ना अपनी जॉब करनी चाहिए, वो रिजिड ना होनी चाहिए, उसको इतना रिजिड ना हो, ठीक है ना, रिजिड ना हो, वो इतना टाइम टाइम चेंज करते रहो। और साथ में क्या क्या रिव्यू करना है? एंटिटी का ऑपरेशन और एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल, अपन उसको ये रिव्यू करना है। क्या एंटिटी के ऑपरेशन में कोई चेंजेस आया, क्या इंटरनल कंट्रोल में कोई भी चेंजेस आया है क्या? तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त ना आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है प्रोग्राम बनाते वक्त। क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है प्रोग्राम बनाते वक्त? अपन ने प्लानिंग का पढ़ा था, अपन ने उसका पढ़ा था, एक तो सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी का सीईओ राम प्रसाद, प्लानिंग का पढ़ा था रैप फैप ओएप, ये पढ़ा था। अब ये सेम प्रोग्राम का पॉइंट है कि प्रोग्राम बनाते वक्त आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर प्रोग्राम में, क्योंकि अपन को सब कुछ चीजें चेक करनी होती है। तो बस ये क्या क्या काम स्कोप में है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, सब रिटर्न में ले लो। क्लाइंट से सब कुछ रिटर्न में ले लो, सब कुछ रिटर्न में ले लो, कि क्या क्या मेरे ऑडिट के स्कोप में है, क्या क्या करना है नहीं करना, सब कुछ रिटर्न में ले लो। फिर हर एरिया पे स्टेप एंड प्रोसीजर लगाओ, क्या क्या काम करना है नहीं करना है, आपका स्कोप क्या है, स्कोप में क्या इंक्लूड होता है, स्कोप में क्या एक्सक्लूड होता है, वो सब देख के वो सब रिटर्न में ले लो, वो सब रिटर्न में ले लो। वो सब रिटर्न में लेने के बाद मतलब आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना, वो पूरा स्कोप आप रिटर्न में लो, पूरा स्कोप आप रिटर्न में ले लो। ठीक है, हमने रिटर्न में ले लिया। फिर उसके बाद आपने पूरा स्कोप रिटर्न में ले लिया, फिर किस एरिया पे क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने, किस एरिया पे क्या क्या स्टेप एंड प्रोसीजर लगाने हैं एविडेंस लेने के लिए, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने एविडेंस लेने के लिए, वो ले लो। फिर आपको एविडेंस मिल गया। अगर कुछ भी एरर मिला, मतलब उस एविडेंस में कुछ भी अगर एरर मिला, तो वो प्रोसीजर वापस से लगाओ, शांति प्यार से वापस समझो। बहुत बेसिक है। स्टार्टिंग में अपन जब प्रोग्राम बना रहे तो अपना स्कोप क्या क्या, अपन को इन्वेंटरी चेक करनी है, डेटर चेक करना है, सेल्स चेक करनी है, परचेस चेक करनी है, क्या क्या सब कुछ ये सोचो। तो मेरा स्कोप क्या क्या, मुझे क्या क्या चेक करना है, वो पूरे रिटर्न में ले लेता हूँ, पहले रिटर्न में ले लेता हूँ। मेरा स्कोप मैंने रिटर्न में ले लिया, मेरा स्कोप रिटर्न में ले लिया। ठीक है, तो मतलब मुझे सेल्स चेक करना है, परचेस चेक करना है, वो सब चेक करना है, मतलब ये एरिया मुझे चेक करना है, ये एरिया मुझे चेक करना है। तो अब मैं उन पे स्टेप एंड प्रोसीजर लगाऊंगा, मतलब उन पे प्रोसीजर लगाऊंगा, प्रोसीजर लगा के एविडेंस लूंगा, उन पे प्रोसीजर लगा के मैं एविडेंस लूंगा। और कहीं पे भी कुछ अगर एरर मिली, तो मैं वापस से प्रोसीजर लगाऊंगा, उन पे कोई दूसरे प्रोसीजर वापस से लगाऊंगा।
तो मेरा क्या क्या स्कोप लिमिटेशन है वो सब मुझे रिटर्न में ले लेना, वो सब मुझे रिटर्न में ले लेना, वो सब मुझे रिटर्न में ले लेना। उस हिसाब से हर एरिया पे मैं स्टेप एंड प्रोसीजर लगाऊंगा, हर एरिया पे मैं स्टेप एंड प्रोसीजर लगा के एविडेंस लूंगा, हर एरिया पे स्टेप एंड प्रोसीजर लगा के एविडेंस लूंगा। अगर कोई भी एरर मिली, अगर कोई भी एरर मिली तो वापस से प्रोसीजर लगाऊंगा, वापस से प्रोसीजर लगाऊंगा। ठीक है, तो आपको कुल मिला के ऑडिट प्रोसेस बनाते हो ध्यान में रखना है कि आपका स्कोप लिमिटेशन क्या है, वो आपको हमेशा रिटर्न के अंदर पूरा ऑडिट प्रोसेस बनाना है। साथ में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एरिया को चेक करने का कि इसकी इस एरिया के अंदर सेल्स में क्या क्या चेक करना है, क्यों चेक करना है, वो सब आप लिख के रख लेना। साथ में आपको हर एक एरिया पे क्या स्टेप प्रोसेस लगाना है वो भी लिख देना। साथ में आपको सेल्स पे, परचेज पे या जो भी एरिया कर रहे हैं उसके बेस्ट एविडेंस क्या क्या लेने की, सेल्स के लिए सेल्स इनवॉइस लेना है, ईवे बिल लेना है, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर जो भी लेना है वो सब, कि इसके लिए आपका बेस्ट एविडेंस क्या होगा वो भी प्रोग्राम में लिख दो। साथ में आप सारी पॉसिबिलिटी दिमाग में रख लो कि ये एरर हो सकती है चेकिंग करते वक्त, तो मेरे को प्रोग्राम मेरा ऐसा ऐसा बनाना है, सब कुछ दिमाग में रख के प्रोग्राम बनाना, फिर सारे प्रोसेसर को कंबाइन कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं प्रोग्राम के। एडवांटेज क्या होते हैं प्रोग्राम के, इसको पहले याद करा देते हैं अपन इसको। बहुत इजी पूरा प्रोसेस होता है। अपन ने जब भी किसी को कि इस प्रोग्राम में क्या होता है, अपन हर एक आदमी को अपना अपना काम पकड़ा रहे कि ये आर्टिकल असिस्टेंट ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, अपन ये कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको वही स्टार्टिंग से लेकर उस बंदे को सेलेक्ट करने से लेकर काम करने तक का पूरा प्रोसेस है। तो अपन ने क्या करा, सेल्स चेक करने के लिए कोई बंदा ले लिया, असिस्टेंट सेलेक्ट करा। सबसे पहले मैंने असिस्टेंट सेलेक्ट करा कि हाँ ये बंदा सही रहेगा, ये सेल सही से चेक कर लेगा सेल्स को, ठीक है ना, चेक कर लेगा। तो उसको मैंने पहले सेलेक्ट करा, फिर उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया। पहले मैंने उसको सेलेक्ट करा, फिर सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया। मैंने उसको पहले सेलेक्ट करा, फिर सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया। सेलेक्ट करा उसको पहले मैंने, उस बंदे को सेलेक्ट करा, फिर उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये वर्क तुझे करने हैं, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वर्क तुझे करने हैं, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्क तुझे करने हैं, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले मैंने उसको सेलेक्ट करा, फिर सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दी कि ये वर्क तुझे करने हैं, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्क तुझे करने हैं, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी ओवरलुक मत कर लेना भाई, कुछ भी ओवरलुक मत कर लेना। मैं ऑडिट का प्रोग्रेस ट्रैक करता रहूंगा, कुछ भी ओवरलुक मत करना, मैं ऑडिट प्रोग्रेस ट्रैक करता रहूंगा। कुछ भी ओवरलुक मत करना, मैं ऑडिट का प्रोग्रेस ट्रैक करता रहूंगा। कुछ भी ओवरलुक मत करना, मैं तेरा ऑडिट का प्रोग्रेस ट्रैक करता रहूंगा। वरना नेक्स्ट ईयर तुझे लूंगा ही नहीं, वरना नेक्स्ट ईयर तुझे लूंगा ही नहीं। असिस्टेंट है ना, आपको सबसे पहले असिस्टेंट को सेलेक्ट करना है, फिर उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि ये काम, ये वर्क तुझे करना है, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी ओवरलुक मत करना, क्योंकि मैं ऑडिट को टाइमली ट्रैक करता रहूंगा, उसकी प्रोग्रेस को। ठीक है ना, अगर तूने ऐसा करा तो अगले साल में तुझे नहीं लूंगा, नेक्स्ट ईयर में तुझे नहीं लूंगा। ठीक है, ये हो गया कि असिस्टेंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पता पड़ जाता है प्रोग्राम से, कि प्रोग्राम से पता पड़ जाता है किस असिस्टेंट को सेलेक्ट करना चाहिए, किसमें कितनी कैपेबिलिटी है। उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं क्या क्या काम करना है पर्टिकुलर किसी ऑडिट में, वो प्रोग्राम में लिखा होता है। अपन असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैक कर सकते हैं कि इस असिस्टेंट ने ये साइन कर, मतलब ये चेक करा है, उसको सिग्नेचर पता रहेंगे कि कभी भी कोई बाद में दिक्कत आई तो अपन उस असिस्टेंट के माथे पड़ सकते हैं, ये काम तूने करा, तेरी गलती है। कोई भी ओवरलुक नहीं होगी चीजें, क्योंकि सब कुछ पहले लिखा हुआ है, ये चेक करना है, ये चेक करना है, तो ज्यादा चीजें ओवरलुक नहीं हो पाएगी। ऑडिट की प्रोग्रेस पता रहेगी कि हाँ ये काम हो गया, ये बाकी ये फलान डिग्रा। नेक्स्ट ईयर के लिए भी पता रहेगा कि पिछले साल ये ऑडिट प्रोग्राम था, तो अगले साल क्या प्रोग्राम रखना है, अगले साल मतलब ध्यान में रहेगा उसको देख के। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम के। अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम बना के किसी आर्टिकल असिस्टेंट वगैरह को दे दिया ना, तो वो रिजिड हो जाएगा, बिल्कुल खुद का दिमाग यूज नहीं लेगा, वो मतलब बिल्कुल रिजिड हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, कोई भी इनिशिएटिव खुद का नहीं लेगा, रिजिड हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, खुद का कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेगा। वो बोलेगा यार जो लिखा हुआ है मैं वो ही करूंगा, उसके अलावा ऊपर से कुछ भी नहीं करूंगा। तो रिजिड हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल, इनएफिशिएंट, ये सब कुछ हो जाएगा, वो कोई भी इनिशिएटिव खुद से ना लेगा। तो भाई बहुत ही काम बिल्कुल फिर मैकेनिकल हो जाएगा, सारा काम बिल्कुल फिर मैकेनिकल हो जाएगा। वो बंदा बहुत रिजिड हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, कोई इनिशिएटिव लेगा ही नहीं। सब एक जैसे पॉइंट ही है कि काम पूरा मैकेनिकल हो जाएगा, जो लिखा है वही करूंगा, कोई भी खुद से इनिशिएटिव नहीं लूंगा। जो लिखा है मैकेनिकल हो जाएगा, जो लिखा है वही करूंगा, कुछ भी इनिशिएटिव खुद से नहीं लूंगा। मेरे को तो भाई रिजिड एंड इनएफिशिएंट हो गया, अब मैं रिजिड एंड इनएफिशिएंट हो गया, सब कुछ ऐसा हो जाए। पर हाँ फिर भी अपन इस डिसएडवांटेज को कम कर सकते हैं। कैसे? उसको बोल के कि भाई तू थोड़ा ओपन माइंडेड रहे कि तू
इतना मतलब जो भी देखो नई सिचुएशन मिले उस हिसाब से काम करता रहना और अपन उसको काम को सुपरवाइज करते रहेंगे, अपन उस काम को सुपरवाइज करते रहेंगे कि भाई कहीं पे भी कोई छूट तो नहीं रहा ना, ऑडिट प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत है क्या, तो उसकी डिसएडवांटेज अपन कंपैरेटिवली रिड्यूस कर सकते हैं। हो गया चैप्टर पर लास्ट वाला कि भाई आपको ऑडिट प्रोग्राम परचेज के रिलेटेड क्या होगा, परचेज चेक करना है तो परचेज के रिलेटेड क्या क्या ऑडिट प्रोग्राम होगा, कुछ नहीं भाई, परचेज का रजिस्टर लो, पूरा का पूरा अकाउंट्स की बुक लो, परचेज की पूरी अकाउंट्स की बुक लो, मतलब पहले पूरा पहले कुछ सैंपल इनवॉइसेस, परचेज के सैंपल इनवॉइसेस सेलेक्ट करो, परचेज के आपने कुछ सैंपल इनवॉइसेस लिए कि हाँ ये 5 पार्टी के मुझे परचेज इनवॉइस चेक करने हैं, उन परचेज इनवॉइस को आप आपकी बुक से चेक कर लो, आपने 5 सैंपल इनवॉइस उठाए, उन 5 सैंपल इनवॉइस को बुक्स में चेक कर लिया, उन सैंपल इनवॉइसेस को बुक्स में चेक कर लिया कि हाँ भाई जैसा इनवॉइस था वैसा का वैसा बुक्स में चढ़ाया, जैसा इनवॉइस था वैसा वैसा बुक्स में चढ़ाया, साथ में उसको जीएसटी पोर्टल वगैरह पे चेक कर लो और जो भी आपने इन्वेंट्री खरीदी वो आपके स्टॉक में जुड़ी है नहीं जुड़ी है वो सब चेक कर लो। बेसिक सर ये भी रिवीजन हो गया आपको, मोस्टली मैक्सिमम सारे चैप्टर के मिल जाएंगे, जितने बड़े चैप्टर है ना लास्ट वाले खास करके बड़े बड़े जो है बैंक और ऑडिट अदर एंटिटी और पांच चैप्टर नंबर 5 जो है एफएस सबके मिल जाएंगे, फ्री फास्ट रिक्वेस्ट आपको मिल गया है, क्या ही लोगे और मेरी जान ले लो फिर उसके बाद तो क्या ही लोगे, फिर भी बदतमीज लोग कुछ ऐसे बेशरम जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करके जाएंगे इतनी मेहनत करने के बाद पत्थर दिन लोग, याद रखिए चैनल सब्सक्राइब करना, आपको बहुत चीज़ें आने वाली, ऑडिट रट्टाफिकेशन और जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसका रट्टाफिकेशन शायद ऑलरेडी अपलोड हो चुका है या अब हो जाएगा, उसकी रट्टाफिकेशन सीरीज दे दूंगा, ऑडिट की रट्टाफिकेशन सीरीज, आपको नोट्स वगैरह लेने हैं किसी चैप्टर के तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं मोस्टली मैं बहुत से दे देता हूँ, सारे तो नहीं ऑफकोर्स, पर बहुत से नोट्स वगैरह देता हूँ, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बुक का भी मैंने लिंक दे रखा है नीचे, इसी बुक से आपने सब कुछ चल रहा है, बुक परचेस करनी तो कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी वो ऑडिट का फास्टैग पेज अभी आपका केवल 48 आवर्स का, अभी भी अच्छे से ऑडिट कर सकते हो शायद, ठीक है ना, चलो टाटा बाय बाय सी यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन लेक्चर में।